अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ज़ीशान रशीद विद ऑनलाइन इकनॉमिक सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिमांड। व्हाट इज़ डिमांड? तो रूटीन की लाइफ में हम जब भी वर्ड सुनते हैं डिमांड किसे कहते हैं, तो हम सिंपली ये देखते हैं किसी को कोई चीज़ जब ज़रूरत होती है परचेज़ करने से पहले, क्योंकि उसको ज़रूरत है तो वो ख़रीदना चाहता है, इसको हम कहते हैं डिमांड। लेकिन इकनॉमिक्स में डिमांड को डिमांड कहने के लिए कुछ शराइत हैं जिन पे अमल करना ज़रूरी है या जिन शराइत का पूरा होना ज़रूरी है, फिर ही हम उसको डिमांड कह सकते हैं, अदरवाइज़ वो डिमांड नहीं कहलाएगी। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ डिमांड। तो डिमांड के नीचे मैंने कोई 6 कंडीशंस लिखी हैं। फर्स्ट क्या है? गुड्स और सर्विसेज। डिमांड हमेशा अशिया चीज़ों की होती है या फिर खिदमात सर्विसेज की होती है। लाइक टीचर की डिमांड होती है, डॉक्टर की डिमांड होती है, वो आपको कोई चीज़ मटीरियलिस्टिक गुड्स तो देते नहीं हैं लेकिन सर्विसेज देते हैं, तो उनकी भी डिमांड हो सकती है। लेबर की डिमांड हो सकती है। तो डिमांड हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज की होती है। सेकंड, उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए आपका इरादा भी हो, विलिंगनेस हो। थर्ड, उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के इरादे के साथ साथ आपकी एबिलिटी भी हो कि आप उसको परचेज कर सकें। एबिलिटी मीन कि आपके पास इतने रिसोर्सेज हों कि आप जो गुड्स या सर्विसेज परचेज करना चाहते हैं उसको ख़रीद सकें। फोर्थ है स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कि आप हमेशा क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जब परचेज करना चाहते होते हैं और आपकी एबिलिटी भी होती है, विलिंगनेस भी होती है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज हमेशा आप एक ख़ास अरसे वक्त के अंदर एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम में ही डिमांड करते हो। लाइक मैं कहता हूँ कि लेबरर आपने काम पे लगाने हैं, तो कब लगाएंगे? यकीनन उस टाइम पीरियड में जब उनकी आपको ज़रूरत होगी। जब ज़रूरत नहीं होगी तो वो आपके डिमांड में नहीं आते। इसी तरह मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी एग्ज़ाम में पेंसिल की, कि एग्ज़ाम में अगर आपकी पेंसिल गुम हो गई है और आप एग्ज़ाम से पहले बैठे हैं चेयर पे, तो आपको एक बॉल पॉइंट की पेंसिल की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसी ख़ास अरसे वक्त के अंदर आपको उसकी ज़रूरत है, तो आप क्या वो एक चीज़ है उसको ख़रीदने का इरादा भी रखते हैं, आपके पास पैसे भी होंगे, उसी ख़ास अरसे वक्त के अंदर वो जो 1-2 घंटे आपको चाहिए वो चीज़, उसी के अंदर ही रहते हुए आप वो चीज़ ख़रीदना चाहते होते हैं। फिर क्या है? स्पेसिफिक प्राइस। जो भी चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं यकीनन उसकी कोई ना कोई प्राइस होती है। जैसे मैंने एग्जांपल पेंसिल की दी कि पेंसिल आपकी ज़रूरत है जो कि अशिया में आती है, इरादा भी आपका होगा ख़रीदने का एग्ज़ाम से पहले, फिर एबिलिटी भी होगी और एग्ज़ाम के लिए आपको चाहिए, उससे आगे पीछे हो सकता है आपको ज़रूरत ही ना हो, साथ उसकी कोई ना कोई प्राइस भी होगी। तो 5 शराइत जो हैं ये पूरी हो जाती हैं। फिर जब आप वो चीज़ परचेज़ कर लेते हो तो उसको आप क्या कहते हो कि ये डिमांड है। लेकिन एक चीज़ एडिशनली मैंने रखी है कि यहाँ पे गिवन इनकम। ज़्यादातर मुझसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि जब आपने ये कहा एबिलिटी टू बाय, फिर आपने गिवन इनकम क्यों लिखा? तो इसको मैं इस तरह थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ठीक है, एबिलिटी टू बाय आपकी पॉकेट में 1 मिलियन रुपये हैं, लेकिन आपने जो चीज़ परचेज़ करनी है उसके लिए जो एबिलिटी चाहिए वो फॉर एग्जांपल 100 से स्टार्ट हो रही हो, कि आपको चीज़ परचेज़ करने के लिए 100 रुपये चाहिए, लेकिन आपके पास 1 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है। तो एबिलिटी टू बाय तो 100 रुपये पे भी है और 1 लाख पे भी है, लेकिन क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं, वहाँ पे आपको कोई ना कोई गिवन लेवल ऑफ इनकम चाहिए होता है। वो जो हमने लास्ट टाइम देखा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के थ्रू, तो बजट लाइन इनकम का एक लेवल शो करती है ना कि इस इनकम लेवल पे वो परचेज करेगा। तो अगर आप इनकम का कोई लेवल उसको असाइन नहीं करेंगे, वो लाइन ड्रा नहीं कर सकते, बल्कि आप कहते हैं मेरे पास 20 लाख है, 30 लाख है, ठीक है। तो 30 लाख में आपने कोई एक चीज़ थोड़ी परचेज करनी है। एबिलिटी तो है 30 लाख में, लेकिन एक चीज़ आप परचेज नहीं कर सकते उसमें। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे हैं आपके पास, जबकि चीज़ हो सकता है 20 रुपये की हो, 100 रुपये की हो।
तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए जो दो चीज़ें आप परचेज करना चाहती हैं उन दो पे आने वाला जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसके लिए आपको कोई ना कोई गिवन इनकम चाहिए होती है। तो गिवन इनकम मीन के स्पेसिफाई करना कि हमें ये बंडल परचेज करने के लिए, ये गुड्स या सर्विसेज परचेज करने के लिए इतनी अमाउंट रिक्वायर्ड है, क्या वो है या नहीं। वो अमाउंट जो फिक्स है, जो आप कम से कम चाहिए, उसको हम गिवन इनकम मैं कहता हूँ इस सेंस में, ठीक है। अदरवाइज एबिलिटी टू बाय में आ जाता है, लेकिन एबिलिटी टू बाय और गिवन इनकम में थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसको कहते हैं डिमांड इकोनॉमिक्स में। जब ये 5 से 6 शराइत पूरी होती हैं, एक शख्स ने एक चीज़ या कोई खिदमत या सर्विस परचेज करनी है, उसके लिए उसका इरादा भी है, उसकी एबिलिटी भी है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में करेगा जब उसको चीज़ की ज़रूरत होगी। यकीनन एक टाइम पे आपको एक चीज़ ज़रूरत होती है, हो सकता है दूसरे दिन वही चीज़ आपके लिए नाकारा हो, आपके लिए यूज़फुल ना हो, ठीक है। स्पेसिफिक प्राइस भी होगी जो चीज़ आप परचेज़ करना चाहते हैं। अगर अशिया हैं तो उनकी प्राइस होती है, सर्विसेज हैं तो उनकी फ़ी हो सकती है, सैलरी हो सकती है, वेज हो सकती है। और गिवन इनकम कि किस इनकम में से आपने गुड्स या सर्विसेज परचेज करनी है, उसको ऑप्टिमाइज़ करके कि गिवन इनकम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज करना, ठीक है। तो अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिए थे अपनी 1890 में, जो उसने बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड कहती हैं इफ़ अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, इसको सिट्रस पेरिबस भी कहती हैं, कुछ बुक्स इसको सिट्रस पेरिबस कहती हैं, कुछ अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम कहती हैं। अगर बाकी हालात बदस्तूर रहें, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, जब भी किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उस चीज़ की डिमांड, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। जब भी कोई चीज़ आपको चीपर मिलती है आप उसको ज़्यादा परचेज़ करते हो, जब भी कोई चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है आप उसको कम परचेज़ करते हो। तो इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। तो अब इसको देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है ग्राफ की हेल्प से देखते हैं और टेबल की हेल्प से देखते हैं, और देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है उसका कर्व, डिमांड कर्व जो है वो कब मूव करता है और कब शिफ्ट होता है और किन किन फैक्टर की वजह से शिफ्ट होता है। और ये भी देखते हैं कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस क्या है। चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड के ग्राफ की तरफ। तो देखें, फर्स्ट मैंने क्या लिया, कॉलम प्राइस का, सेकंड कॉलम है क्वांटिटी डिमांड का। कोई भी चीज़, आइसक्रीम, चॉकलेट, टॉफ़ी, कोई भी आप ले सकते हैं। तो देखें, लॉ ऑफ डिमांड को मैंने डिफ़ाइन किया कि जब भी प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, जब भी प्राइस ज़्यादा हो जाती है क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। देखें, प्राइस 10 थी, क्वांटिटी डिमांड 50। ये मैंने आइसक्रीम की एग्जांपल ली कि जब आइसक्रीम की प्राइस 10 थी तो एक शख्स 50 आइसक्रीम परचेज करता है। जब उसी आइसक्रीम की प्राइस 20 हुई तो अब उसने 50 के बजाय 40 आइसक्रीम्स परचेज़ की। जब उसकी प्राइस और बढ़ गई 30 तो उसने 30 आइसक्रीम परचेज़ की। जब और प्राइस बढ़ गई 40 तो उसने 20 आइसक्रीम परचेज़ की, ठीक है। तो अब इसको अगर ग्राफ में हम शो करें तो देखें, एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी डिमांड लिया आइसक्रीम और प्राइस ऑफ आइसक्रीम वाई एक्सिस पे लिया। 10 प्राइस पे 50 परचेज़ करता है एक शख्स, तो ये 10 प्राइस और ये 50 ए पॉइंट। फिर 20 प्राइस पे 40, ये 20 प्राइस पे 40 आइसक्रीम परचेज़ करता है बी पॉइंट। 30 प्राइस पे 30 आइसक्रीम परचेज़ करता है, 30 प्राइस और 30 आइसक्रीम सी पॉइंट। 40 प्राइस पे 20 आइसक्रीम्स, ये देखें ए बी सी डी, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूँ, इन पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूँ, इसको हम कहते हैं डिमांड कर्व। इसको कहते हैं डिमांड कर्व, ठीक है। तो डिमांड कर्व जो है वो क्या बताता है आपको? द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, ठीक है। इसी तरह जब अगर प्राइस डिक्रीज होती है क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो देखें, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मूवमेंट अलोंग द कर्व
अलोंग कर्व और एक है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, तो मूवमेंट अलोंग द कर्व इसको कहते हैं। जैसे आपने कहा ना कि प्राइस जब 20 हुई या प्राइस 10 से 20 हुई तो क्या हुआ, डिमांड कम हो चुकी है। 20 से जब 30 हुई तो डिमांड और कम हो चुकी है। तो जब भी प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है या प्राइस के ज़्यादा होने से डिमांड कम हो जाती है, तो आप या तो क्या करते हो, ए से बी पॉइंट मूव करते हो, बी से सी करते हो या सी से डी करते हो। लाइन एक ही है जिसके ऊपर आप मूव करते हो। तो देखें, ए से बी मूव किया तो प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हुई। बी से सी और प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हुई। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, और अगर आप डी से सी की तरफ मूव करें, सी से बी की तरफ मूव करें, तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि प्राइस कम होती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है। इसको आप क्या कहते हो, एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। ठीक है, अब ये तो था हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, याद रखें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन किस वजह से होता है, जब प्राइस तब्दील होती है, प्राइस चेंज होती है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है। तो हम एक ही कर्व के ऊपर मूव करते हैं जब ये दोनों चेंज होते हैं, उसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। और जब भी मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है तो या तो कॉन्ट्रैक्शन होती है या एक्सटेंशन होती है एक ही लाइन के ऊपर। अब नेक्स्ट है हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। तो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व का क्या मतलब है, हमने मूवमेंट अलोंग द कर्व देख लिया, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन देख लिया। तो शिफ्टिंग डिमांड कर्व शिफ्ट कब होता है, शिफ्ट का ये मतलब है कि एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे जो आपके वेरिएबल्स हैं उनमें से एक फिक्स रहे, दूसरा चेंज हो जाए। अब मैंने क्या किया, प्राइस को फिक्स कर दिया। मैंने कहा प्राइस फॉर एग्जांपल 30 है, तो यकीनन कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें प्राइस फिक्स रहती है लेकिन डिमांड फिर भी कम या ज़्यादा हो जाती है। लाइक मैंने आइसक्रीम की एग्जांपल दी, प्राइस जब 30 रही, 30 प्राइस थी समर में, तो एक शख्स 50 आइसक्रीम परचेज़ करता था। जैसे ही वो समर से विंटर की तरफ जा रहा है, देखें प्राइस वही है लेकिन डिमांड क्या करना शुरू कर दी है, कम, क्योंकि विंटर की तरफ जा रहा है वो। तो एक वेदर रीज़न हो सकती है इसके लिए, फैशन। अगर यहाँ पे आइसक्रीम की जगह आप किसकी एग्जांपल ले लें, स्वेटर की, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, या जर्सी की, उसके लिए क्या करोगे आप कि जैसे जैसे आप विंटर से समर की तरफ जा रहे हो, डिमांड फॉर स्वेटर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, इनकम फॉर एग्जांपल प्राइस 30 है, जब 30 प्राइस थी, इनकम आपकी ज़्यादा थी, आप 50 आइसक्रीम परचेज़ कर रहे थे। जब प्राइस 30 थी और आपकी इनकम कम हो चुकी है, अब उसी इनकम के साथ आप कम चीज़ें परचेज़ करोगे लेकिन प्राइस वही है। अगेन प्राइस वही है, आपकी इनकम और कम हो चुकी है, अब आप आइसक्रीम कम खरीदोगे। तो इनकम के कम या ज़्यादा होने से भी आप डिमांड कम या ज़्यादा करते हो लेकिन प्राइस फिक्स रहती है उसमें। फिर है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में भी ऐसे ही है कि अगर 30 प्राइस हो, फिक्स रहे, पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाए, किसी शहर की आबादी कम होना शुरू हो जाए, तो लोग चीज़ें कम खरीदेंगे कलेक्टिवली। मतलब पहले अगर 500 लोग रहते थे, वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। अब उसी गांव में या शहर में 200 पीपल रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, और डिमांड कम करेंगे। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, डिमांड कम होती जाती है। पॉपुलेशन, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर सिमिलर, कि ख़रीदने वाले अगर एक ही प्राइस पे ज़्यादा होंगे तो डिमांड 50 होगी। अगर ख़रीदने वाले उसी प्राइस पे कम हैं तो उससे कम होगी। अगर 30 प्राइस पे और ख़रीदने वाले कम होते जाएंगे तो इसी तरह डिमांड फिक्स प्राइस पे कम होती जा रही है। ठीक है, तो क्या हुआ कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने पहले देखा प्राइस की चेंज होने से डिमांड चेंज होती है। फिर हमने देखा मूवमेंट अलोंग द कर्व, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, 4-5 फैक्टर और भी काफ़ी हैं। इन्हीं को हमने क्या कहा था, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। जब लॉ ऑफ डिमांड को हमने क्या किया था, डिफाइन। तो इन्हीं में से जब भी चेंज आती है तो प्राइस फिक्स रहती है लेकिन डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है।
ठीक है। अब देखते हैं, जैसे 30 प्राइस ली तो डिमांड आइसक्रीम 50 है, 30 पे पहले कितनी है 50 तो ये है, 30 ये है, तो ये देखें ये पॉइंट आ चुका है हमारे पास, इसको मैं बी पॉइंट कहता हूँ। लेकिन ये तो कर्व के ऊपर है नहीं, कर्व चाहिए इसके लिए, तो आप क्या करोगे, एक नया कर्व बनाओगे, ये इसको आप D1 का नाम दे दें। फिर क्या है 30 पे 40, ये 30 पे 40 ऑलरेडी एक कर्व है हमारे पास। फिर है 30 पे 30, ठीक है, 30 पे 40 सॉरी ये है, ये वाला, इसको मैं C का नाम देता हूँ। 30 पे 30 का है पॉइंट हमारे पास, 30 पे 20 ये 20 है ये पॉइंट, इसके लिए भी आपको एक अपने पास से डिमांड कर, एक ये था और एक ये था, ये D2 ये D3। तो ये देखें प्राइस फिक्स है लेकिन डिमांड आपकी क्या होती जा रही है, इस पे कम होती जा रही है। प्राइस फिक्स है लेकिन डिमांड कम होती जा रही है। इसी तरह डिमांड बढ़ सकती है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉल इन डिमांड। ये जो फिक्स प्राइस पे डिमांड कम होती गई, डिमांड कर्व इनवर्ड शिफ्ट होता गया, डिमांड कर्व इनवर्ड शिफ्ट होता गया, इसको हम कहते हैं फॉल इन डिमांड। अगर इसी के अपोजिट आपको कहा जाए कि फॉर एग्जांपल 30 पे डिमांड थी 20, अब मैं इसी के अपोजिट कर देता हूँ कि विंटर टू समर की बात करता हूँ कि विंटर में 30 प्राइस पे 20 डिमांड थी। अब जैसे जैसे आप विंटर टू समर जा रहे हैं तो उसी प्राइस पे डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इस केस में देखिए प्राइस फिक्स है लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है। फर्स्ट क्या है 20, ये 20 है। अब इसको मैं किसका नाम देता हूँ, वहाँ से अगर आप इधर मूव कर रहे थे तो आप B से C, C से A और A से फॉर एग्जांपल D इस डायरेक्शन मूव कर रहे थे। अब आप क्या कर रहे हैं, D से A की तरफ, A से C की तरफ और C से B की तरफ, ठीक है। तो अब आपकी फिक्स प्राइस पे क्या होती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। इसको कहते हैं राइज इन डिमांड। जब प्राइस फिक्स रहे और आपकी डिमांड बढ़ती जाए उसको आप क्या कहते हो, राइज इन डिमांड। जब प्राइस फिक्स रहे और आपकी डिमांड कम होती जाए उसको आप क्या कहते हैं, फॉल इन डिमांड कर्व। तो ये था हमारा डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड। फिर हमने देखा शिफ्टिंग और मूविंग फैक्टर, मूवमेंट कब होती है, शिफ्टिंग डिमांड कर्व की कब होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वाई डिमांड कर्व हैज़ नेगेटिव स्लोप। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।